ईरान बड़ी जो बयानात आ रहे हैं कि दे हैव गॉट सम लीथल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है या वेपनरी है कि जिसमें वो बहुत बड़ा जानी नुकसान जितने भी अड्डे आप जानते हैं दुनिया में, अरब में तो सैकड़ों होंगे मगर कम नहीं है मिडल ईस्ट में भी। सो डू यू थिंक कि इस किस्म की कैपेबिलिटी है कि वो इन डेस्पिरेशन, अगर उसे डेस्पिरेट या उसे दीवार से लगाया गया तो वो ईरान माइट इनकर सम जानी नुकसान जो कह रहे हैं वो। जी, बहुत शुक्रिया। कैसर इस तरह है जी कि जहाँ तक हथियारों का ताल्लुक है और लिथैलिटी का ताल्लुक है, उसके बारे में यकीनी तौर पे कुछ कहना तो मुश्किल है। अगर आप हिंट देना चाह रहे हैं कि वो कोई नॉन कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे ख़्याल में वो नॉन कन्वेंशनल नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ कन्वेंशनल मिज़ाइल ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मिज़ाइल्स के अंदर जो वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अंदर जो मैंने सुना है, जो पता चला है कि ईरान के पास बहुत एडवांस्ड नेचर के मिज़ाइल हैं, जिनकी रेंज भी काफ़ी है और जो टेक्नोलॉजिकली भी बेहतर हैं, और वो इज़राइल के अंदर भी पहुंच सकते हैं, और जो ख़ित्ते में अमेरिका के मुख्तलिफ़ फ़ौजी अड्डे हैं उन तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये कहना बजा होगा कि अगर ईरान पे हमला होता है, ख़्वाह छोटा हमला हो, बड़ा हो, सिलेक्टेड टारगेटिंग हो या कंप्लीट जो है ईरान है उसके ऊपर एक दफ़ा में एरियल या मिज़ाइल का हमला जो है वो कर दिया जाए, ईरान रिटेलिएट ज़रूर करेगा। और रिटेलिएशन में नंबर 1 जो टारगेट होगा वो इज़राइल होगा, और फिर नंबर 2 ख़ित्ते में जो अमेरिकन बेसेस हैं वो टारगेट होंगी। अगर आपको याद हो तो पिछली दफ़ा भी ईरान के मिज़ाइल्स को रोकना इज़राइल के लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उम्मीद यही की जाती है कि ईरान को अगर छेड़ा गया तो वो बहुत सख्ती से और बहुत तेज़ी से और बहुत लीथल तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और इज़राइल उनका मेन हदफ होगा। अच्छा जी, मियाँ साहब, यू हैव एनीथिंग? जी जी, एयर मार्शल साहब, मैं उसी पे आऊँगा, इसी ईरान और अमेरिका वाले इशू पे, कि पाकिस्तान ने भी ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने भी मशवरा दिया है कि ईरान पर जो है वो हमला ना किया जाए, और बाकायदा तौर पर अमेरिका को ये मशवरा दिया गया है, तजवीज़ भी दी गई है कि बातचीत से मसला हल किया जाए, और अमेरिका और ईरान भी बातचीत से मसला हल करना चाह रहे हैं। अगर न्यूक्लियर असासों की बात की जाए तो ईरान भी उस पर जो है वो राजी है कि वो न्यूक्लियर असासे जो हैं वो ख़त्म करने को तैयार है, या अफसुदा जो यूरेनियम है उसको ख़त्म करने के लिए तैयार है। आप क्या देख रहे हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, और अगर अमेरिका मान जाता है और ईरान भी मान जाता है और उससे इक़्तिसादी जो पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, तो उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? और आप क्या ये समझ रहे हैं कि ये जो बातचीत का अमल है ये आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैं तो ये पुरुमीद हूँ, और दूसरी बात यह है कि ईरान ने बड़ी वजाहत के साथ जो है अपनी जो रेड लाइंस वो उन्होंने बता दी कि जी हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो बात कर सकते हैं, मिसाइल कैपेबिलिटी को कर्टेल करना या कैप करना हम उस पर बात नहीं करेंगे। और यही उनका बार्गेनिंग चिप है टेबल पे, कि वो जब तक इजराइल को थ्रेट करने की पोजीशन में रहेंगे उनके साथ बातचीत जो है वो एक बावकार तरीके से और एक रीजनेबल तरीके से होगी। जिस दिन वो अपने वो कैपेबिलिटी वो खो देंगे या उस पे खोने पे आमादगी का इजहार करेंगे, उसके बाद वो उनकी अपनी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और जैसे अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि पिछले कॉन्फ्लिक्ट में भी इजराइल को ईरान ने बहुत हद तक जो है वो डैमेज किया। देखिए, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भले कन्वेंशनल से ही, लेकिन उसकी रेंजेस बिल्कुल कवर करती हैं इजराइल को। इजराइल एक ज्योग्राफिकली छोटा मुल्क है, तो अगर निस्बतन कम एक्यूरेसी वाले मिसाइल भी वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वो अगर एक टारगेट को डायरेक्ट हिट नहीं करते, जिसको हम वो उसकी एरर कह लें, सर्कुलर एरर पोल, वो एक मेजर होती है उसकी एरर में, तो अगर वो थोड़ा एरेटिक भी हो तो वहाँ पे इतना बड़े टारगेट रिच एनवायरनमेंट है कि वो अगर उनके किसी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को नहीं हिट करेगा तो किसी सिविलियन कॉम्प्लेक्स तो नियर बाय। लेकिन सर, ये कहां तक खबर दुरुस्त है कि जो आपने रेंज की बात की है, ये भी खबर आ रही है कि ईरान के पास बैनुल बरेआज़मी जो मिसाइल हैं वो भी हैं जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक भी है, और उनकी रफ्तार भी 15,000 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा है। तो वो अमेरिका तक जा सकते हैं, न्यूयॉर्क का हिट कर सकते हैं, वाशिंगटन को हिट कर सकते हैं। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास है?
देखिए ये जो है ना इसके बारे में ये एक आप ये समझिए कि ये एक अबहाम ही होता है और ये चीज़ें कभी भी जो है ना कोई मुल्क जो है वो उसको उसके बारे में आप अपने सीक्रेट्स वो शेयर नहीं करते। लेकिन वो देखिए ईरान और अमेरिका का डायरेक्ट जो है कोई कंपैरिजन नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप ये देखें कि अगर सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में उनका एक कैरियर ग्रुप सिर्फ हिट हो जाए, डैमेज हो जाए, तबाह ना हो, वहां तक अगर वो नंबर ऑफ मिसाइल्स वो लॉन्च कर देते हैं और कोई उनमें से एक भी उसको हिट करता है, तो आप ये देखिए कि अच्छा अमेरिकन जो प्रोवेस है, पावर है दुनिया में, वो पूरी दुनिया में अपनी एयर के थ्रू, अच्छा अपने तो नेवी के थ्रू अपनी पावर प्रोजेक्ट करते हैं शॉर्ट टाइम ठीक में। तो वो उसको कितना डैमेज होगा। ठीक बिल्कुल अच्छा उसी तरह जिस तरह इजराइल को उन्होंने डैमेज किया कि 14 दिन तक जो है नेतन्याहू वो अपने घर नहीं सो सके, वो किसी ना किसी बंकर में अपनी जगह बल्कि बदलते उनकी थे। रेजिडेंस भी शायद किसी ने कहा एक ड्रोन वगैरह जो है उसने हिट किया था। लास्टली ये बताइएगा जनरल साहब कि भारत मजीद 31 राफेल खरीद रहा है। पहले तो उसने पल्ले कख नहीं रहने दिया राफेल का, जो हमारे साथ उनकी एक हुई थी थोड़ी बहुत। वाई दे आर बाइंग मोर? क्या वो ज़्यादा रिलाय बेस्ट की अब टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं? और पहले भी जो राफेल हैं उन्होंने उनके लिए कुछ ज़्यादा काम तो नहीं किया था। वाई दिस? ये भी दे आर दे एम्ड एट पाकिस्तान? जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो इंडिया की जितनी भी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसमें मेजर फोकस पाकिस्तान ही रहता है। क्योंकि जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का बॉर्डर है वो बहुत डिफरेंट है, वो माउंटेनियस और हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर है, और वहाँ पे जो फोर्सेस इस्तेमाल होनी है, जो एयर इस्तेमाल होनी है, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह इस्तेमाल होने हैं, वो बहुत डिफरेंट है। नंबर वन। नंबर टू, बात ये है जी कि राफेल ही क्यों? आई थिंक कि उन्होंने पहले से ये डील की हुई होगी और उसी में शायद कोई थोड़ी बहुत एडिशन की होगी कि पहले अगर 30-32 लेने थे तो अभी 40-45 ले लेंगे, जो कि इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनकी डील ऑलरेडी चल रही थी। आई एम श्योर इसके लिए कोई पेमेंट्स भी हो गई हुई हैं। दूसरे नंबर पे कोई इनके अंदर कोई जॉइंट कोलैबोरेशन से कोई प्रोडक्शन कुछ इंडिया में होनी है और कुछ अच्छा प्रोडक्शन जो है वो फ्रांस में होनी है। तो इसलिए आई थिंक ये इसी डील के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। बाकी जहाँ तक उनकी रिलायबिलिटी का और ऑपरेबिलिटी का ताल्लुक है वो तो हमने देख ही लिया। तो देखते हैं अगले मार्के में क्या हो करते हैं, राफेल हो या जो कुछ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एयरफोर्स है वो उनसे बेशक नंबरों में कम हो या बज़ाहिर उनके जहाज़ टेक्नोलॉजी में हमारे कम हो, लेकिन अमल में, मैदान अमल में पाकिस्तान हमेशा उनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह। यकीनन माजी में हम भी। और लास्टली एयर मार्शल साहब मुझे क्विकली ज़रा काइंडली एनलाइटन कीजिएगा, ये जो आने वाला वारफेयर है, पहले हमने देखा कि जो एयर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत बढ़ी, और जो है अब हम देख रहे हैं कि जो अनमैन्ड एरियल जो हैं वो उनकी अहमियत बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ये मिसाइल्स ही हैं जो कि जदीद दुनिया का वारफेयर जो है वो डिटरमिन करेंगे? नहीं, देखें ये जो है ना ये डिबेट को पिछले 30-35 सालों से ये डिबेट चल रही है कि मैन्ड वर्सेस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या आप कह लीजिए कि पायलटलेस एयरक्राफ्ट या मिसाइल। लेकिन आप ये देखिए कि मिसाइल वो जितने मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी हो उसकी इन फ्लाइट प्रोग्रामिंग नहीं होती। वो जबकि एयरक्राफ्ट जो है ना उसके अंदर जो इंसानी दिमाग है वो लास्ट मिनट जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो डिसीजन मेकिंग है ना, या टारगेट को स्विच करना, एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे जाना, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है इनहेरेंटली वो हमेशा मैन्ड एयरक्राफ्ट में रहेगी। बहुत इसलिए शुक्रिया ये जनरल साहब, इस डिबेट से कतई नजर ये जी चीज जी चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड महमूद मलिक साहब, जनाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब, आपने हमें एनलाइटन किया, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की, बदलती हुई दुनिया और कम्बैट के बदलते हुए जो भी तकाजे हैं।